चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? चलिए आवाज आ रही है। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है। तो चलिए लॉक करिए जल्दी से ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और आज रिवीजन के हिसाब से आप लोग स्पीड के साथ साथ यहाँ पर समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर, तो देखो बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो के जो आपके खोजकर्ता हैं वो आपके कौन है? रखाल दास बनर्जी हैं, रखाल दास बनर्जी ने, ठीक है। और इन्होंने 1922 में, कब? 1922 में यहाँ पर खोज किया था, याद रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता की खोज वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने अगला दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। चलिए बताइएगा कि सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना इनमें से कौन है, किसकी मूर्ति है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, नृत्य करती हुई जो आपकी बालिका है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, नृत्य करती हुई बालिका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि सोतुई गुई, क्या दिया है? सोतुई गुई सुतुर गुई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है। कुल मिला के यहाँ पर अगर आपको ना दिया हो सिंधु घाटी स्थल, है ना, तो यहाँ पर देखो ये शब्द दिया है, ये भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर स्थित है? 3 का ऑप्शन बनेगा सी, आपके अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। चलिए जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हमारे अंदर एनर्जी भी आ जाए पढ़ाने में, ठीक है। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और थोड़ा सी स्पीड में भी हो जाइए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 4 नंबर में, 4 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर कह रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या? यह एक शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता था। चलिए बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता था? गढ़ ये जो आपका जाना जाता है किसके लिए? याद रखिए, वहां पर जो उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, उनको गढ़ कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की है। चलिए अभी हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने, और हड़प्पा सभ्यता की खोज अर्थात हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर दयाराम साहनी ने। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, लोथल की बात किया गया है ना, हड़प्पा की बात नहीं कर। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्सा यहाँ पर लोथल भी है, तो लोथल पूछा है तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी, SR राव ने किया था, ठीक है ना। और अगर हड़प्पा पूछ लेता तब आप लोग यहाँ पर दयाराम साहनी कर देते। समझ में आ गया ना, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सैंधव स्थलों में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा यहाँ पर स्थल नहीं है जो कि सैंधव सभ्यताओं से संबंधित है। चलिए यहाँ पर 7 नंबर में ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। याद रखिए ऑप्शन जो डी नंबर आपका है, जो दधेरी है ना, जो दधेरी है ये पंजाब के लुधियाना जिले में है। कहाँ पर है? तो आपके पंजाब के लुधियाना जिले में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। वहीं पर आपका हुलास, आलमगीरपुर और आपका मांडी, ये सभी आपके कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। ये जो आपका मांडी है कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर में पड़ता है, ठीक है। ये जो आपका आलमगीरपुर है ये आप लोग जानते होंगे मेरठ जिले में पड़ता है। हुलास की अगर बात करते हैं ये कहाँ पड़ता है? तो आपके सहारनपुर में पड़ता है, हुलास पड़ता है। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो चलिए बताइएगा, इनमें से जो क्रम आपका होगा कौन सा क्रम हो जाएगा। ब्रह्मचर्य होता है, बिल्कुल सही है। गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। मतलब आप सभी का पहला ही ऑप्शन आ रहा है, आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार अर्थात मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। मतलब मुखिया के चुनाव में जो शामिल होती थी ये आपकी क्या एक समिति होती थी, समिति। तो ये समिति के माध्यम से ही आपके मुखिया का चुनाव होता था, अर्थात जनजातीय जो सरदार है उसके चुनाव में शामिल होती थी समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए अस्तो मां सदगमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख हुआ है। चलिए बताइएगा, सब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और रिवीजन आप कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से रिवीजन मारिएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर ऋग्वेद में, यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऋग्वेद में है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन के सामने की बात करते हैं, तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। चलिए बताइएगा, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, या यहाँ पर आपकी त्रिमूर्ति की। चलिए 11 नंबर में, तो देखो यहाँ पर मुख्य लक्षण इसमें उपासना किसकी करते थे, है ना। यहाँ पर जो उपासना करते थे वो जो उनको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कौन से, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, यहाँ पे प्रकृति की उपासना करते थे। अगर हम आपसे बात करें पूजा की बात करते हैं या इनकी देवी आपके कौन थे, देवी देवता कौन थे, तब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पशुपति हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लेता देवी माता कौन थी, तो आपका देवी माता आपकी जो थी तो आपकी हो जाएंगी। इनमें से जो प्रकृति का चित्रण किया गया है कुल मिला के ये जो लोग देखते थे उसी को मानते थे। ठीक है, जिसको देखते थे कि नहीं यहाँ दिखाई पड़ रहा है वही इनका भगवान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। चलिए ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में बताइए कौन सी एक सामाजिक प्रथा आपकी थी। चलिए आपका 12 नंबर में, तो याद रखिए जो दहेज प्रथा है ना, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर, कि आपके ऋग्वैदिक काल की जो प्रतीक है तथा संबल है वो आपका दहेज प्रथा है। क्या दहेज प्रथा है, मतलब ऋग्वैदिक काल में भी विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा भेंट स्वरूप कुछ न कुछ वस्तुएं दी जाती थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। उपनिषद किसकी व्याख्या करता है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, वेलकम है। चलिए यहाँ पर बताइएगा 13 नंबर में, 13 का ऑप्शन क्या बन जाएगा। याद रखिएगा कि उपनिषद जो व्याख्या करते हैं वो आर्यों के जो दर्शन थे और उनके सिद्धांत, ठीक है, आर्यों के दर्शन और जो उनके सिद्धांत थे उनकी उपासना था, तो उनकी व्याख्या करते हैं किसमें, तो आपके उपनिषद में। तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सबसे प्राचीन उपवेद किसे माना जाता है। सबसे प्राचीन उपवेद जो माना जाता है किससे माना जाता है, यहाँ पर जवाब देना है 14 नंबर में। चलिए 14 का ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। चलिए काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं, सही है जवाब, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सबसे प्राचीन उपवेद है ये आपका छंदोग्य उपनिषद है। कौन सा है, सब माफ करिए, उपनिषद बोला है ना, तो आपका सबसे प्राचीन उपनिषद जो आपका है छंदोग्य उपनिषद आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं। चलिए 15 नंबर में, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, याद रखिएगा, ऋग्वेद कह सकते हैं यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद कुल मिला कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछे कि इसके ब्राह्मण कौन होते हैं तो आपके यहाँ पर यजुर्वेद के ब्राह्मण होते हैं शतपथ ब्राह्मण और आपके तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है बौद्ध और जैन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग आपका कौन सा था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 16 नंबर का जवाब इनमें से क्या बन जाएगा। तो चलिए याद रखिए बौद्ध धर्म की बात किया है ना। बौद्ध धर्म में यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने एक कार्य किया जो कि आपका स्त्रियां और शूद्र को भी शामिल कर लिया। स्त्रियां और शूद्र को शामिल करने से ये जो आपका वर्ग था और भी प्रभावशाली आपका बन गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जीवन के किस घटना से है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या बनेगा।
चलिए 17 का ऑप्शन आ रहा है जन्म से है। तो चलिए जन्म से आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा कि इनका जो संबंध है वो आपके किससे है, तो आपके जन्म से है। याद रखिएगा जन्म से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे कि आपके घोड़ा जो आपका है, घोड़ा है ना, मतलब कह सकते हैं घोड़ा जो आपका होता है वो ग्रह त्याग से है, पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष से है ना। और पद चिन्ह जो होते हैं निर्वाण से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलिए कह रहा है बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बुद्ध शब्द होता है यहाँ पर बताना है। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर जन्म जो आपका है। चलिए चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, बुद्ध शब्द का तात्पर्य इनमें से क्या है। चलिए एक विजेता है या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है 18 नंबर में, यहाँ पर आपका सी नंबर। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है क्या, वैशाली एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, क्या एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आ गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए 19 नंबर में आपका सही जवाब क्या बन जाएगा। चलिए 19 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी नंबर वैशाली। तो सही है जवाब, यहाँ पर आपका वैशाली है। याद रखिएगा वैशाली में इन्होंने किया था, वैशाली में एक आम्र वाटिका में किया था, ठीक है ना। और इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपकी इनकी सौतेली माँ ही थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बुद्ध संघ में सबसे पहले प्रवेश पाने वाली जो आपकी महिला थी, तो इनकी सौतेली माता जो थी प्रजापति गौतमी वही थी, है ना। चलिए अगर आप अगले क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षी पथ में मौजूद नहीं है। अर्थात बुद्ध ने 8 मार्ग दिए हैं, अर्थात जिन्हें बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक प्राणायाम और सम्यकी, यहाँ पर कह सकते हैं कि स्मृति और आपका समाधि। अब इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है, लक्ष्य शब्द इनको नहीं दिया, लक्ष्य जो शब्द है ये इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, लक्ष्य शब्द इन्होंने नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, सही जवाब देना है इनमें से कौन सा जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 21 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। देखिए यहाँ पर आपका ए नंबर कह रहे हैं 42 वर्ष में, महावीर स्वामी की बात कर रहा है ना, महावीर स्वामी की बात कर रहा है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा वहीं पर जो आपके गौतम बुद्ध थे उनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, निरंजना नदी किनारे, ठीक है ना। और आपके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, याद रखिएगा जैन धर्म से है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जो संबंधित है कौन से धर्म से, तो आपके जैन धर्म से संबंधित है। मतलब कह सकते हैं कि वास्तविकता की बहुलता ही सिद्धांत कहते हैं, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। जो आपके कह सकते हैं जैन धर्म रहे हैं उसमें से 24 तीर्थंकर आपके हुए हैं। पहले जो आपके थे आपके ऋषभ देव और अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है। तो चलिए बताइएगा कैवल्य शब्द क्या होता है, कैवल्य। चलिए कैवल्य किसे प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया जाए, है ना, इच्छाओं पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तब कैवल्य हो जाता है। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति या कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि कौन थी। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि इनमें से कौन थी, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए सही जवाब देना है इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखो प्रिय दर्शना यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो आपका बुद्ध शाक्य दिया है और देवा नाम प्रिय। देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका इनमें से कौन सा बन जाएगा। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर। देखो यहाँ पर जो अशोक का नाम था वो देव नाम पर जो आपका दिया है देवानाम पिय, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा, यहाँ पर जो डी नंबर है देवानाम पिय, है ना, ये इसका एक ऑप्शन आपका गलत दिया गया है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मगध के राज्यों का कालक्रम आपको लिखना है। चलिए बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा।
चलिए राम राम भाई, राम राम। चलिए जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम में आपको लिखना है, कौन सा क्रम आपका सही है। पहले कौन आया था, तो याद रखिएगा पहले आए थे यहाँ पर हर्यक वंश, है ना। पहले हर्यक आया था अर्थात फोर वाला, और इसके बाद कौन आया, तो हर्यक के बाद आया था यहाँ पर शिशुनाग आए, है ना। इसके बाद नंद वंश, फिर आपके मौर्य वंश। मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर 4 सेकेंड फर्स्ट और आपका थर्ड ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। कौन ऐसे थे जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया है। चलिए 26 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर है, चंद्रगुप्त थे। कौन, चंद्रगुप्त थे। काफी लोग जवाब यहाँ पर डी दे रहे हैं अशोक। भाई अशोक जो आपके हैं बुद्ध के लिए गए थे, है ना। यहाँ पर पूछा गया है अंतिम दिनों में जैन धर्म, वो आपके बुद्ध थे। यहाँ पर पूछा है जैन धर्म, और जैन धर्म में आपके कौन थे, तो आपके चंद्रगुप्त थे। काफी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कंफ्यूज हो जाते हो तो इसको कभी कॉपी में नोट कर लिया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब कि मौर्य राजवंश का सही वर्णन जो किया गया है वो किस में किया गया है, इनका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, क्या प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था जो अशोक का शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 28 नंबर में एक आपका शिलालेख था। शिलालेख कौन सा है, तो ये शिलालेख है आपका 13वां। कौन सा है, शिलालेख आपका 13वां, अर्थात जिसे बोलते हैं कि आपका रॉक एडिक्ट, अर्थात इसे बोलते हैं शिलालेख। ये 13वां शिलालेख है जो कि इनका सबसे बड़ा शिलालेख है। इससे ज्ञात होता है कि इस घटना के बाद जो कि अभिषेक के 8वें वर्ष जो कि 261 में कब हुआ था युद्ध, 261 ईस्वी पूर्व में घटना घटित हुई थी, और इससे कलिंग युद्ध से बहुत ही पीड़ित हुआ था। और पीड़ित होने के बाद इसने कैसे युद्ध त्याग की घोषणा भी कर दिया था। इसके बाद कभी भी इसने युद्ध नहीं किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था, पंचमार्क याद रखिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, या आपके मौर्य काल में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका मौर्य काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। चलिए बताइएगा ये सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन अगर आप लोग जानते हैं लायन कैपिटल मतलब होता है यहाँ पर सिंह शीर्ष स्तंभ, है ना, और ये है आपके अशोक से संबंधित हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी अशोक। आपको याद होगा कि अशोक के शासनकाल में ही यह आपका बना था सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है। लायन कैपिटल मतलब होता है शीर्ष स्तंभ होता है सिंह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कलिंग युद्ध अशोक के अभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था। अभी हमने आपको बताया कलिंग युद्ध को अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था, 31 नंबर में। यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका ए नंबर 8वें वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, 8वें वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर गुप्त वंश समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला पॉइंट यहाँ पर 32 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट कह रहा प्रयाग प्रशिष्ट में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंधा कहा गया है। पहला पॉइंट आपका सही दिया गया है। इसके बाद ये समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया, ये भी सही है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, ये भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर डी नंबर जो दिया गया है ये समुद्रगुप्त की माता का नाम प्रभावती गुप्ता था, है ना, प्रभावती गुप्ता था। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि इनकी माता का नाम कुमार देवी था। क्या, तो कुमार देवी था, कुमार देवी। इस कारण से ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। बताइए जल्दी से सभी लोग, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। 33 नंबर में
ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, समुद्रगुप्त आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि प्रयाग प्रसिद्ध तबलीग मूलतः कहाँ पर था जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया? देखिए ये आपका था कौशाम्बी में। कहाँ पर था? याद रखिए, प्रयाग प्रसिद्ध तबलीग मूलतः कहाँ पर था? कौशाम्बी में था, लेकिन जहांगीर ने क्या किया? इलाहाबाद के किले में इसे स्थापित करवा दिया था। तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए कह रहा आपसे रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? अर्थात रजत मतलब क्या होता है? यहाँ पर चांदी, है ना। तो चलिए बताइएगा कि चांदी के सिक्के जो चलाए थे वो गुप्त शासक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त हैं। कौन है? तो ये चंद्रगुप्त आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चलिए फाहियान की अगर हम बात करते हैं तो फाहियान जो भारत आया था वो चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त यहाँ पर द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके समय यहाँ पर आया था। याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? यहाँ पर देख सकते हैं कि साम्राज्य में आपके हुण जो आपके थे आक्रमण किया था और इसने अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा भी कर लिया था। एक कौन है? तो आपका 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कंदगुप्त है। कौन है? तो आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा। स्कंदगुप्त और हुणों के मध्य एक संघर्ष भी हुआ था, जो कि जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कई अभिलेखों में इसको कह सकते हैं बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पर जो हुण हैं, हुण को मलिच्छवी कहा जाता है। याद रखिए, हुणों को मलिच्छवी कहा गया है, कहा जाता है। नहाते आते नहीं थे, है ना। जो आपके हुण थे ये नहाते आते नहीं थे, बहुत बहुत दिन हो जाते थे नहाते नहीं थे, तो इनको मरिच्छ कहते हैं। अगर अपने गांव में मतलब अपने देहात में भी देखा जाए तो बहुत दिन ना नहाओ तो बोलते हैं क्या मलिच्छ है ना। तो वही होता है, नहाने धोने वाले नहीं थे, ये आपके गुण ऐसे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया है कि हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाई किसने लिखा है? तो देखिए एक हिंदू कानून ग्रंथ है जो कि नाम है दाय भाई। क्या नाम है? दाय भाई दिया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके हैं जीमूत वाहन है। कौन? जीमित वाहन। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इसमें भारतीय कानून को भी लागू करने की मुख्य बातें इसमें दी गई हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर दिया है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? 39 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है रामायण। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? सबसे यहाँ पर आपका पुराना है कौन? तो आपका रामायण यहाँ पर जवाब आपका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि 4 युगों में परिवर्तित किया गया था, है ना। पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर आपका कलयुग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न रहते थे जिनमें फलित ज्योतिष के विद्वान कौन थे? फलित ज्योतिष वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? इनमें बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ये थे आपके कौन? तो आपके छपड़क। कौन थे? ये छपड़क हैं जो कि आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न थे, जो कि यहाँ पर आपके फलित ज्योतिष थे अर्थात ज्योतिष विद्वान थे। कौन? तो आपके छपड़क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का विद्वान व कवि और शैव मतावलंबी था? कुल मिला के ये आपका व्याकरणकर्ता भी था, न्याय मीमांसा, शब्द का विद्वान और कवि भी और शैव मतावलंबी था। यहाँ पर 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वीर सेन है। कौन? वीर सेन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? चलिए बताइएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा नंबर वी.एस. स्मिथ। कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो कह सकते हैं हर्षेण ने प्रयाग में, अर्थात जो हर्षेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त है, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्त किसने रचित किया है? हर्षेण ने। तो हर्षेण के प्रयाग प्रशस्त से ये उल्लेख मिलता है, उसके अभियानों की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस गुप्त शासक ने
परम भागवत की उपाधि धारण किया तथा अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश से किया। चलिए यहाँ पर 43 नंबर में याद रखिए, ये है आपके चंद्रगुप्त सेकंड। कौन? तो चंद्रगुप्त सेकंड है, जिन्होंने यहाँ पर परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था और अपनी पुत्री का विवाह नरेश, है ना, वकाटक नरेश से भी करा दिया था। तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। क्या नाम था? तो याद रखिए, इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती, था प्रभावती, ठीक है। और वकाटक नरेश जो आपका नाम था, उनका नाम क्या है? वकाटक नरेश। इनका नाम था रुद्रसेन सेकंड। क्या? रुद्रसेन सेकंड, ये थे वकाटक नरेश थे आपके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की है? चलिए, हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं किया है? तो देखो, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीन ही रचनाएं इन्होंने संस्कृत नाटकों की रचना की है ना। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। ये मालती माधव, ये हर्षवर्धन ने नहीं किया है, याद रखिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन ने नहीं किया है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है, हर्ष व पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी? चलिए बताइएगा कि हर्ष की जो पराजय हुई वो किस नदी के किनारे हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आपके नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे हुआ था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सम्राट हर्ष द्वारा हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किस लिए किया जाता था? चलिए याद रखिएगा, 5 वर्षों में हर साल क्या होता था? हर 5 वर्षों में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं किसके लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, दान देने के लिए। क्या? दान देने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते, जो आपकी इनकी छठवीं थी, क्या इनकी जो छठवीं महामोक्ष परिषद थी, उनमें से जो सम्मिलित हुए थे वो आपकी चीनी यात्री हुएनसांग सम्मिलित हुए थे। ये जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद था जो प्रयागराज है, ये प्रयाग वाली जो आपकी वो 5वें नंबर की थी। जो छठवीं वाली आपकी थी, छठवीं वाली वो महामोक्ष परिषद वो आपकी कन्नौज में हुई थी, ठीक है, कन्नौज में। और वहां पर आपका हुएनसांग भी सम्मिलित हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से 5वां और 6वां पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए कह रहे हैं फास्ट कराइए। अब फास्ट कितना कराएं बताइए? क्या कुछ ना बताएं, सीधा सीधा आंसर देखना चाहते हो? चलिए, आंसर देखना हो तो बोलिए, हम बिल्कुल फास्ट कराना शुरू कर देंगे। आप सिर्फ आंसर देखिए और कुछ ना देखिए। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा कि यहाँ पर किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? 47 नंबर में याद रखिए, आपके हर्षवर्धन को। किसे? हर्षवर्धन को। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि हर्षचरित में वर्णित लोकपाल शब्द किसके लिए आया है? चलिए बताइएगा, लोकपाल शब्द जो आया है हर्षचरित में, जो कि आपके बाणभट्ट ने रचित किया था, तो लोकपाल जो शब्द है किसके लिए किया गया? 48 नंबर में ऑप्शन सी, प्रांतीय शासक के लिए किया गया था। किसके लिए? प्रांतीय शासक के लिए। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? सी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किसकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज राजधानी बनाई गई? तो चलिए यहाँ पर बताइएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी, बाद में कन्नौज इनकी राजधानी बना ली गई। ये आपकी किसकी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की। किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। इस वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, ठीक है, नागभट्ट प्रथम था, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम था वत्सराज। क्या नाम था इसका? तो वत्सराज था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? किसकी उपाधि आदिवराह थी? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आदिवराह थी आपके मिहिर भोज फर्स्ट की। किसकी? मिहिर भोज फर्स्ट की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था आपके मिहिर भोज आपका फर्स्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक इनमें से कौन था?
चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दंती दुर्ग नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था। अगर हम आपसे बात करें दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग उज्जैन में क्या किया था, एक हिरण्य गर्भधान यज्ञ भी करवाया था। एलोरा में 10 अवतार मंदिर का निर्माण भी करवाया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है कि आपके एलोरा में 10 अवतार मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कविराज मार्ग एवं रत्नमालिका का लेखक अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था। तो देखो यहाँ पर जो आपके अमोघ वर्ष हैं, इन्होंने यहाँ पर रत्नमालिका और क्या लिखा है, कवि राजमार्ग लिखा है। ये किस वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। किससे, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। किस वंश के शासक परम सौगात की उपाधि धारण करते थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 53 नंबर में, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। आपके पाल वंश के जितने भी आपके पाल वंशी थे ये परम सौगाती की उपाधि धारण करते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, 54 का जवाब देना है। 54 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल। कौन था, तो नोट कर लीजिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, 55 का जवाब दीजिएगा। चलिए 55 नंबर में, तो 55 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। देखिए 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी, नागभट्ट प्रथम था। कौन, नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी मीर वो थे, लेकिन संस्थापक आपके नागभट्ट प्रथम थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और किस वंश के शासक के बीच हुआ था। यहाँ पर बताइएगा कि चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था और किस वंश के शासक के बीच हुआ था। तो यहाँ पर याद है कि आपके जयचंद के बीच हुआ था। अब ये जयचंद जो आपके थे ये कहाँ के शासक थे, कैसे वंशी थे, तो गहड़वाल वंशी थे। क्या, गहड़वाल वंशी थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, गहड़वाल वंश के संबंधी थे जयचंद आपके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो चलिए बताइएगा कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर हैं ये आपके किससे संबंधित हैं। चलिए 57 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर सभी का डी नंबर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है, यहाँ पर मुगल शासनकाल और मराठा काल से संबंधित है। यहाँ पर व्यक्ति और उनकी घटनाओं से संबंधित आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका जो पॉइंट है कैसा क्या है। तो देखिए दिया गया है यहाँ पर सही मिलान आपको करना है। सही मिलान कौन सा है, तो सुल्तान महमूद दिया गया है। ये कह रहे हैं कि आपके सोमनाथ को लूटा था। क्या ये बात सही है, बताइए भाई क्या बात सही है। तो सुल्तान महमूद अर्थात महमूद गजनवी जिसे बोलते हैं, इसने सोमनाथ को लूटा था। मतलब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ये मिलान आपका सही दिया गया है। मोहम्मद गोरी कह रहा है सिंध पर विजय प्राप्त किया। तो भाई सिंध पर विजय प्राप्त ये तो आपका ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन बंगाल में विद्रोह किया, यहाँ पर बंगाल में विद्रोह कुल मिला के ये भी आपका नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ पर चंगेज खां पर आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो तुगलक के समय तो हुआ नहीं था, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो आपका कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट बन रहा है केवल एक ही आपको सही दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है। कौन सा, पहला वाला ऑप्शन आपको सही दिया गया है कि मोहम्मद जो आपके गजनवी थे सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। तो आपका जवाब नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात आपका जवाब केवल एक ही सही है, वो भी ऑप्शन आपका सी वाला सही दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए 59 में कह रहा है तुगलकाबाद किला। ये बताइएगा कि तुगलकाबाद जो किला बनवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, है ना। इसका जो आपका बनेगा इसका 4 हो जाएगा। लाल किला जो कि दिल्ली का है इसको किसने बनाया, तो आपके शाहजहां ने बनवाया था।
इसका 2 हो जाएगा। हौज खास जो बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, इसका 3 हो जाएगा। द सिटी ऑफ सीरी अर्थात यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, इसका 1 हो जाएगा। तो 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया है? तो बताइएगा सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो याद रखिएगा सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है कि राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुसलमान इनमें से कौन था? तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर राजा जो होता है दैवी अधिकार होता है, ये दैवी अधिकार से संपन्न है, मतलब इससे मिलता हुआ जुलता सिद्धांत ये हो गया कि राजा की गरिमा। ये सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये था बलबन। कौन? ये बलबन था। बलबन कह रहा था कि जो राजा होता है एक प्रकार से ईश्वर का अवतार होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो जो राजा का हृदय होता है वो ईश्वर की कीर्ति के प्रतिबिंब के रूप में होता है। मतलब बलबन जो आपका था अपने आप को एक प्रकार से शाहनामा समझता था, अपने आप को यहाँ पर तुलना करता था। इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कहा इसने कहता था कि जो आपका राजा होता है एक प्रकार से ये भगवान का एक दैवी अधिकार होता है ना। तो हो गया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 62 नंबर में। तो देखो पहला पॉइंट जो दिया गया है कौन सा, कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी ये किसके बीच हुई थी? तो भारत में गुलाम राजवंश अर्थात पानीपत की द्वितीय लड़ाई से यहाँ पर स्थापना हुआ था। यहाँ पर गुलाम वंश का हुआ था, भारत में गुलाम वंश, भारत में मुगल वंश, माफ करिए मुगल वंश हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बनेगा इसका बनेगा 4, ये आपका 4 हो गया। तराइन की दूसरी लड़ाई में क्या हुआ कि भारत में तुर्की शासन आपका आ गया था, तुर्की शासन हो गया था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध से क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई से क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई से हुआ क्या? भारत में ब्रिटिश शासन आ गया, तो इसका 2 हो जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर सकते हैं कि आप मिलान कर लीजिएगा और इसी प्रकार से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो आपका हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहीं पर है ऑप्शन? जी हाँ ऑप्शन मिल गया है, 4 3 1 2 ऑप्शन मिल गया है, आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा जाता था। तो चलिए बताइएगा सल्तनत काल के समय की बात क्या है? चलिए यहाँ पर देखिए 63 नंबर में याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली, और याद रखिए सल्तनत काल की बात कह रहा है, ये है आपका क्या? इक्तादारी। क्या? इक्तादारी। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा इसे इक्तादारी कहते थे और ये इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। किसने? तो आपके इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। याद रखिए इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था इक्ता प्रथा की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने वाले दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो चलिए बताइएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा? कह रहा है किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्यों का भयानक चित्रण यहाँ पर किया है? तो किसने किया है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इब्न बतूता ने किया है। किसने? तो आपके इब्न बतूता ने किया है। अब ये इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता कौन है? तो यहाँ पर याद रखिए इब्न बतूता की बात करते हैं तो ये 1313 में, कब? 1333 में, माफ करिए 1333 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत में आया था, है ना। तो याद रखिए इसने एक पुस्तक लिखा था रेहला। क्या लिखा था? रेहला लिखा था। उसी में वर्णन किया है इस जीवन चित्रण का। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और जो लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं और अभी लाइक करने के लिए भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जैसे ही आते हैं तो आप लोग अगर लाइक कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगने लगता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक से तुरंत कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए 65 का जवाब देना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बताइएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था?
चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर आपके इल्तुतमिश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। इल्तुतमिश है जिसने कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। वहीं पर एक क्वेश्चन और से पूछा जाता है कि इसकी 5वीं मंजिल अर्थात कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है इसको किसने बनवाया। तो इसको बनवाया था किसने, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन थे भाई, तो आप याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर 5वीं मंजिल इसकी बनवाई थी, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है इल्तुतमिश को, तो याद रखिए गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो आपके इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी। चलिए बताइएगा किस तुर्की सुल्तान द्वारा रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी। यहां पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 66 नंबर में, और 66 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर आपके बलबन के द्वारा। याद रखिएगा कि आपकी रक्त और लौ की नीति जो अपनाई थी वो आपकी किसने, तो आपके बलबन ने अपनाया था। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मतलब देखा जाए जो बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कठिनाई का था, है ना। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मानता था, है ना, और कह सकता है कि कहता था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगर वही निरंकुश नहीं होगा तो जनता सही से कार्य नहीं करेगी, या इसलिए इसने अपनी नीतियों को बहुत ही कठिनाई से लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की है। भारत में तंबाकू के प्रचलन की जो शुरुआत की थी वो किसने किया था, अंग्रेजों ने, ईरानियों ने, मुगलों ने या पुर्तगालियों ने। चलिए सही आंसर देना है और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है डी नंबर, सही है, लॉक करिए ऑप्शन। यहाँ पर डी हो जाएगा पुर्तगाली, अर्थात भारत में जो तंबाकू का प्रचलन शुरू हुआ था वो आपके पुर्तगालियों ने। अगर आपसे ये पूछे कि खेती की शुरुआत कब हुई, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तब याद रखिएगा आपको जवाब देना है जहांगीर के समय। किसके समय, तो आपके जहांगीर के समय शुरुआत हुई थी यहाँ पर खेती। क्लियर है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है कृष्णा नदी की सहायक नदी है कौन, तुंगभद्रा है। देखो हमने आपको बताया जब कभी तुंगभद्रा ऑप्शन में ना दिया हो तब यहाँ पर कृष्णा नदी को लॉक करना है, लेकिन जब कृष्णा भी साथ में दिए है और तुंगभद्रा दिए है तो हमें पता है नहीं तुंगभद्रा जो आपका है उसी के किनारे है, तो आपको ऑप्शन सी लगाना है। कृष्णा मत लगाइएगा, तब आपको तुंगभद्रा लगाना होगा, ठीक है ना। इस नदी के तट पर आपका स्थित है। आपको याद होगा विजयनगर राज्य की स्थापना जो कि आपके 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था जो कि आपके हरिहर और बुक्का थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अब आपको पता भी हो गया है कि कर्नाटक का एक नया जिला बन गया है जिसका नाम रखा गया है विजयनगर रखा गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया। तो चलिए बताइएगा कि जयचंद कब और कहां पर मारा गया था, यहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखो यहां पर आपको नाम के अनुसार से नाम भी आपको दिया है क्योंकि आपको पता है चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन, चंदावर का युद्ध हुआ था, तो चंदावर के अनुसार आपको यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर चंदावर 1193, वैसे चंदावर का युद्ध हुआ था कब, तो आपकी 1194 हुआ था। लेकिन हमने बताया था इस क्वेश्चन को आमीन ने सही किया था, बी वाला ही लगाना है। तो याद रखिएगा चंदावर वाला लगा दीजिएगा। अगर हाँ मान लो एक ऑप्शन और दिया होता, एक ऑप्शन दिया होता चंदावर 1194, तब आप वही सही करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना। बस डेट याद रखिएगा, डेट याद रखना है 1194 को ये युद्ध आपका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देख लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि अगर आप एग्जाम में आता है, क्योंकि क्या हुआ था इस क्वेश्चन में संशोधन किया गया था, जिन लोगों ने करके आए थे उनको यहाँ पर एक एक नंबर सबको मिल गया था। मतलब देखा जाए तो इस बार को जो प्रैक्टिस सेट में दे दिया है इनमें से दे दिया, इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि इसने शुद्ध दे दिया है, इनमें शुद्ध दे दिया इस बुक में कि शुद्ध क्या था, तो शुद्ध था आपका 1194 चंदावर, ठीक है, चंदावर। अगर उसमें ऑप्शन नहीं था, जब पेपर आया था मेन का तब ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। अब आपके पास ऑप्शन दे दिया है तो आप डी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर है ना। अब इसमें ऑप्शन जब दे दिया है कोई नहीं तो आप कोई नहीं लगा सकते हैं। 94 होगा यहाँ पर 1194, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी। चलिए जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है 70 नंबर में। ये भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब आ रहा है 70 नंबर में। ऑप्शन लगभग आ चुका है सभी का। यहाँ पर आपका बी नंबर है, कह रहे आपसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 1526 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। एक पॉइंट याद करिए, क्योंकि एक बार हमने देखा था, एक बार यहाँ कई बार एग्जाम में हमने देखा है कि डेट कभी कभी पूछ लेता है अप्रैल में, ठीक है। कौन, तो डेट याद रखिएगा 21 अप्रैल। ये कभी कभी ऐसे होता है 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526, 24 अप्रैल 1526। तो ये डेट याद रखिएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा, संस्थापक जो की सूची है और संप्रदाय दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर मिलान करते हैं। देखिए शंकर देव दिया गया है, क्या, शंकर देव। अब शंकर देव कौन से पंथ से, यहां पर देखिएगा ये शंकर देव जो थे एक शरण धर्म मानते थे, क्या, एक शरण धर्म मानते थे। इसका आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। जगजीवन की बात करते हैं तो ये सतनामी थे, यहाँ पर सतनामी हो जाएगा 3। और अगला दिया है लालगिन या लाल बेग, ये जो आपके थे अलखनामी थे, इसका अलखनामी हो जाएगा 2 हो जाएगा। और गोविंद प्रभु, तो गोविंद प्रभु की बात करते हैं तो ये आपके महानुभाव पंथ थे, तो इसका आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यह अच्छा, इसका आपका कौन था भाई, ये आपका 2 इसके साथ है और एक आपका इसके साथ है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन यहाँ पर। को धन्यवाद सभी को, जय हिंद। लाइक शेयर करें और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।